हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या डिस्कस कर लिया था, बोर मॉडल डिस्कस कर लिया था। उसके पोस्टुलेट्स हैं वो हमने सारे देख लिए थे बोर मॉडल के, है ना। आई होप आपने लास्ट वाली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दैट वीडियो एंड देन कम ऑन टू दिस। ओके, तो देखिए उसके बाद आगे आगे हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट, इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एनर्जी का जो पोस्टुलेट बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, आगे नेगेटिव होती है। एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। -2π² m⁴ और बाद में जब ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी थी, कांस्टेंट वगैरह की सभी वैल्यू हमने पुट कर दी थी, तो हमारी एनर्जी ये निकल कर आई थी। 3 वैल्यूज़ निकल कर आई थी अलग अलग यूनिट्स के अकॉर्डिंग, है ना। माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻19/n² जूल पर एटम निकल के आई थी। 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और -1312/n² किलो जूल पर मोल, ये आपकी वैल्यूज़ निकल कर आई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये नेगेटिव वैल्यू आती है वो एनर्जी की वैल्यू एक्चुअली में नेगेटिव होती क्यों है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखो, वाई द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो नेगेटिव क्यों होती है। तो देखो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो फार अवे है न्यूक्लियस से, ये हमारा सेंटर सपोज करिए, ये आपका सेंटर में क्या है, आपका ये न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट शेल्स हो जाएंगे उसके सराउंडिंग, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या, फार अवे, कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है। फार अवे का मतलब ये नहीं है कि वो इन्फिनिटी पे होगा। जनरली हम लिखते तो उसको इन्फिनिटी से n=∞ बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है। इलेक्ट्रॉन इज़ फार अवे का मतलब क्या है कि वो जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना, उसके अंदर नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर नहीं है, कि वो एग्जर्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा। जो न्यूक्लियस क्या करता है, फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपस में होती है वो किसकी वजह से होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस की वजह से ही होती है। तो यहाँ पर फार अवे का मतलब ये है कि इन्फिनिटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है ना, तो इसलिए बोलते हैं उसको फार अवे। तो क्या माना जाता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फील्ड के अंदर नहीं है, मतलब विद इन द फील्ड नहीं है, वो फील्ड मतलब जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होनी स्टार्ट हो जाए, उस फील्ड में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा ना, तो वो न्यूक्लियस की जो फील्ड है उसके अंदर आ जाएगा, मतलब उसको अट्रैक्टिवनेस फील होने लग जाएगी। जैसे आप क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था कि मैग्नेट के सराउंडिंग का वो एरिया जिसके अंदर क्या हो, अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्सेस फील हो सकें। मैग्नेट के सराउंडिंग का वो एरिया जिसके अंदर क्या हो सके, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो फोर्सेस हैं वो फील हो सके, है ना। अब ऐसे यहाँ पर है, न्यूक्लियस जो अफेक्ट लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, वो नहीं है। कहने की बात ये है। तो क्या माना जाता है कि जो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इट इज़ एज्यूम टू बी ज़ीरो। इसको क्या माना जाता है, ज़ीरो माना जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो एनर्जी स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ज़ीरो एनर्जी स्टेट। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका ये ज़ीरो क्यों है, अगर आप फॉर्मूले से भी देखना चाहो तो अगर ये आपका फॉर्मूला था, है ना, हम क्या मान के चल रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। मैंने अभी आपको बता दिया कि इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो इनफाइनाइट पोजीशन पे है, n इन्फिनिटी है। अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी, कोई भी ऊपर वैल्यू हो और नीचे क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो वो हमेशा ज़ीरो होता है। समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमेशा बात ध्यान रखो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसलिए en मतलब ई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो एनर्जी स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज़ीरो एनर्जी स्टेट। एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास आएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पास आएगा, मतलब अब वो क्या फील करने लग गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करने लग गया, है ना। देन द वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। अब जैसे जैसे हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसको पास लेकर आ रहे हैं, तो कुछ वर्क डन होगा, सिस्टम कुछ काम करेगा, है ना। तो कुछ वर्क डन होगा, तो वो जो वर्क डन है ना, अगर कुछ वर्क डन हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी तो डिक्रीज़ करेगी। आप एक जनरल एग्जांपल लो, अगर आप कोई काम करते हो तो क्या आपकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है,
होती है ना हमारी एनर्जी डिक्रीज, काम करने के बाद हमारी एनर्जी लो हो जाती है, फिर से हमें क्या करना पड़ता है, फूड लेना पड़ता है ताकि हमारी फिर से एनर्जी क्या हो जाए, हाई हो जाए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, जैसे हम वर्क डन करें इलेक्ट्रॉन को पास लाने में न्यूक्लियस के, तो कुछ वर्क डन हो रहा है और जो वर्क डन है उससे जो एनर्जी है वो कुछ क्या होगी, कम होगी, और वो एनर्जी जो कम होगी वो मतलब एक तरह से रिलीज हो रही है, वो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, वो एनर्जी जो कम हो रही है वो किस फॉर्म में बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है मतलब, ठीक है, एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। सो द नेगेटिव साइन ऑल्सो इंडिकेट, मतलब नेगेटिव साइन का मतलब ये मत मानना कि एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये मानना कि जो इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है तो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो तो एनर्जी कम हो रही है, मतलब वो जो एनर्जी कम हो रही है वो कहाँ गई, जो एनर्जी स्टार्टिंग में थी वो गई कहाँ, वो एनर्जी कुछ रिलीज़ हो गई, काम कर जब हम काम हुआ तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज़ हो गई, तो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है इसलिए नेगेटिव साइन आया है, एनर्जी के रिलीज होने की वजह से साइन कैसा आया, नेगेटिव आया। एंड द नेगेटिव साइन ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, नेगेटिव साइन ये भी बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या है, बाउंड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड हाइड्रोजन एटम इज़ इन ए स्टेबल स्टेट, और आपका हाइड्रोजन जो एटम है वो स्टेबल स्टेट के अंदर है। आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका बोर मॉडल है जर्नलिस्ट ने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही बात करी थी और इसने किसी के लिए बात नहीं करी थी, ठीक है, समझ में आया आपको इतनी बात, ठीक है। एंड हाइड्रोजन इज इन स्टेबल स्टेट इन कंपैरिजन टू ए स्टेट, उस स्टेट के कंपैरिजन में हाइड्रोजन एटम आपका स्टेबल स्टेट में वेयर द इलेक्ट्रॉन सफिशिएंटली फार अवे, मतलब जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर था तो वो स्टेबल स्टेट नहीं थी, और जब इलेक्ट्रॉन पास आ गया तो वो स्टेबल स्टेट के अंदर आ सकते आ चुके हैं, डेट्स वो एनर्जी के नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको पता है स्टेबिलिटी और एनर्जी में हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो मतलब अगर वो पास आ रहा है तो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो एनर्जी का क्या कम होगी ना, और वो कम होगी तो वो किस फॉर्म में जाएगी, नेगेटिव फॉर्म में जाएगी, ठीक है। मतलब एक चीज़ मान के चलो कि जब ये फार अवे था तो एनर्जी क्या थी, ज़ीरो, अब ये पास आ रहा है तो वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, तो इसका मतलब अब ज़ीरो से एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़, ज़ीरो से डिक्रीज़ होने का मतलब कहाँ, नेगेटिव की तरफ जाना। जब ये दूर था तो एनर्जी ज़ीरो थी, अब ये पास आ रहा है तो एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है ना, एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है मतलब ज़ीरो से क्या होगी, कम होगी, ज़ीरो से कम होगी तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो से कम क्या चीज़ होती है, नेगेटिव ही तो होती है। क्लियर आपको इतनी बात, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, वाई द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं आपकी जो एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली थी ये कैसे आई थी, एक बार ये हम चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना। तो जब इलेक्ट्रॉन फार अवे था तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो थी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो थी, और टोटल एनर्जी भी ज़ीरो थी। जब इलेक्ट्रॉन क्या था, फार अवे था, दूर था, मतलब यहाँ था, सपोज करो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे था तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो, टोटल भी ज़ीरो, बिकॉज टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम होती है, टोटल क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम होती है। तो देखो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस आर, अब आपको पता है कि यहाँ पर सब जीरो है, लेकिन अब हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फील्ड में लेके आ रहे हैं तो कुछ काम वर्क डन हो रहा है, और कहाँ लेके आ रहे हैं, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था जहाँ पे उसकी एनर्जी जीरो थी, अब मैं कुछ वर्क डन कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लेकर आने पे, और कहाँ लेके आ रही हूँ, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस वो किसके इक्वल होगा, जितना काम करोगे है ना, इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। कहाँ लेके आ रहे हो, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे लेकर आ रहे हो, इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखो नाउ, तो वर्क डन आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ी हुई है ये बात, W इज इक्वल टू F इंटू एस, वर्क डन आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हो उसको, इन्फिनिटी से R पोजीशन पे लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से R। तो ये सिंबल किसका होता है, इंटीग्रेशन का, ये सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन का, मतलब हम क्या करें, धीरे धीरे उसको पास लेके आ रहे हैं, तो हम सभी डिस्टेंसेस को एक तरह से उनका एक तरह से क्या कर इंटीग्रेट करके चल रहे हैं सभी का, ठीक है। ये आप ऐसे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, और आपका ये फिज़िक्स में भी आएगा आगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेरिवेशंस पार्ट ही ज़्यादा होता है वहाँ पे, है ना। तो वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हम कहाँ से लेकर कहाँ तक बात करें, आर इन्फिनिटी से उसको कहाँ लेके आ रहे हैं, आर पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। अच्छा अब उसके देखो फोर्स हमारी क्या होती है, फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी क्या होती है बताऊँ तो, अगर मैं आपको K1Q2/r², ये हमने पीछे भी बात करी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी क्या होती है, K1Q2/r² होती है। जो कोलम्स लॉ ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो यही तो कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के होगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो देखो, जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं, हम इंटीग्रेशन यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करें, dr, और ये हमारा क्या है 1/r²। ठीक है, ये हमारा क्या है 1/r²। तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, देखो इधर ये हमारा है r इन्फिनिटी से r, आपका r मतलब इन्फिनिटी से r पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, और ये हमारा K1Q2/r² dr। K कॉन्स्टेंट है, Q1Q2 कॉन्स्टेंट है एक तरह से, तो इसको तो बाहर कर लो इंटीग्रेशन से। अब अंदर क्या बचेगा, इन्फिनिटी से r 1/r² dr। r के रिस्पेक्ट में ही होगा ना इंटीग्रेशन, तो r को ऊपर ले जाओ, r को क्या ले जाओ ऊपर, क्या बनेगा r की पावर -2 dr, r की पावर -2 dr। तो अगर आपको किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करना हो, सपोज x की पावर n dx है, इसका अगर इंटीग्रेशन करो तो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n+1/n+1, ये फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। अब n की वैल्यू कंपेयर करो कितनी है 2, तो क्या बनेगा -2+1, r की पावर -2+1 बाय -2+1, ये बन जाएगा -2+1 -1, और r की पावर -2+1 r की पावर -1, तो ये क्या बनेगा, r की पावर -1 बाय -1, है ना, माइनस को कर दो ऊपर, और r की पावर -1 नीचे लेके जाओगे तो क्या बनेगा 1/r। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ गया 1/r। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई है 1/r आ चुकी है, माइनस का 1/r आ चुकी है। ठीक है, कितनी आ चुकी है, माइनस की 1/r आ चुकी है। समझ में आई आपको। तो और बाहर क्या था, K1Q2, तो K1Q2 माइनस r, और r इक्वल टू r इन्फिनिटी से क्या बन गया r तक। ठीक है, ये बन गया अब तुम्हारा। अब उसके बाद क्या करोगे, बस ये वैल्यू रख दो। ठीक है, अब लिमिट्स रखनी होती है, ये हमारी क्या होती है, लिमिट्स होती हैं, ये दो हमारी क्या होती है, लिमिट्स होती हैं। तो देखो माइनस का K1Q2, पहले ये r इक्वल टू r तक, तो मतलब r का r ही रहेगा। फिर उसके बाद माइनस, इसके अंदर अब r की जगह क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है, -K1Q2/इन्फिनिटी। अभी बताया समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। ये तो टर्म पूरी ज़ीरो होगी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, बचा क्या सिर्फ आपके पास माइनस का K1Q2/r, ये बच गया माइनस का K1Q2/r। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से दोबारा देखो, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आप पढ़ोगे इसे ही आगे। अब तक जितना पार्ट मुझे चाहिए था उतना पार्ट मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखो हमारा आ गया माइनस का K1Q2/r, हमारा यहाँ तक आ चुका है। इतनी बात क्लियर आपको। ठीक है, अब उसके बाद देखो Q1 हमारा क्या होगा, Q1 हमारा क्या, न्यूक्लियस पे जितना चार्ज है, और Q2 हमारा क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। न्यूक्लियस पे चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, न्यूक्लियस पे Ze, इलेक्ट्रॉन पे E, क्या बन जाएगा माइनस का K Ze²/r नहीं बन जाएगा, इस पे Z ही है, इस पे E है, तो Ze²/r बन जाएगा। ये आ गया वर्क डन, ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी तुमने निकाल ही लिया, क्योंकि अभी मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। तो वर्क डन निकाल लिया तुमने, ये तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन, तो इसको यहाँ पुट कर दो। इतनी बात होगी, ½ mv² माइनस Kze²/r। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद देखो दूसरी चीज़ कि आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ मतलब बैलेंस करवा रही है एक तरह से। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहा है आपका, ये जो आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो वो कैसे घूम पा रहा है, मतलब जब तक यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स नहीं होगी तब तक वो नहीं घूम पाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स कैसे प्रोवाइड करी जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। मतलब यहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है, हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है, सेंटर की तरफ लगती है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऑर्बिट्स के अंदर घूम पा रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग।
इतनी बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऑर्बिट में क्यों घूम पा रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किससे बैलेंस्ड हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो रही है, बैलेंस्ड हो रही है। ठीक है, सो देखो उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी क्या होगी, kZ²/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होगी हमारी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है तुम्हारी, K1 Q2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होती है तुम्हारी, है ना। अब देखो Q1/Z है और Q2 हमारा E, तो क्या बन जाएगा, kZ²/r² बन जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r होती है, आपने पढ़ी होगी ये चीज़। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r। यहाँ से वैल्यू निकालो mv² की। ये क्यों निकाल रहे हैं हम, ताकि ये पूरी टर्म ZE² में हो जाए। तो mv² की वैल्यू ये निकाल लिया अपने, kZE²/r आ जाएगी। यहाँ पे पुट कर दो, हाफ kZE²/r माइनस का kZE²/r, ये हो जाएगा। अब उसके बाद टोटल एनर्जी क्या होगी, कितनी बनेगी, माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 kZE²/r, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर इतनी बात। तो इसलिए हमने देख लिया कि टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि जब हम उसको इन्फिनिटी से किसी r डिस्टेंस पे लेकर आ रहे हैं तो हमने टोटल एनर्जी को प्रूव भी कर लिया कि टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, क्योंकि अब पहले उसकी इन्फिनाइट पे ज़ीरो थी उसकी एनर्जी, लेकिन उसको जब पास लेकर आओगे तो मतलब एनर्जी कम हो रही है, तो ज़ीरो से कम मतलब वो नेगेटिव फॉर्म में जाएगी। अब उसके बाद देखो, अगर मैं काइनेटिक बाय पोटेंशियल का रेशियो निकाल लूँ तो काइनेटिक एनर्जी ये थी, ये काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी है kZE²/2r, और ये पोटेंशियल एनर्जी है माइनस का kZE²/r। ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2। इनका रेशियो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, काइनेटिक बाय पोटेंशियल का जो रेशियो है। अब उसके बाद देखो, तो यहाँ से क्या बोल सकती हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का पोटेंशियल एनर्जी, ये बोल सकती हूँ ना मैं, ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बोल सकती हूँ। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है ना। तो क्या करूँ, यहाँ पे जो मेरी पोटेंशियल की वैल्यू है, यहाँ पर जो मेरी क्या है, काइनेटिक की वैल्यू, सपोज काइनेटिक की वैल्यू मैंने पुट कर दी। काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, माइनस, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस की पोटेंशियल बाय 2 हो जाएगी। तो काइनेटिक की जगह पुट कर दो माइनस की पोटेंशियल बाय 2 और प्लस में पोटेंशियल, तो ये क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो मतलब टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालूँ, ये टोटल एनर्जी मैंने किस टर्म में निकाली है, पोटेंशियल के टर्म में निकाली है। अगर मैं काइनेटिक के टर्म में निकालूंगी तो क्या करूँगी, पोटेंशियल एनर्जी की जगह सब्स्टिट्यूशन कर दूँगी। ये जो सब्स्टिट्यूशन है मैंने अब किसकी जगह पे किया है, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने किसकी जगह पे किया है, ये मैंने किया है काइनेटिक की जगह पे, क्योंकि मैं टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में निकाल रही हूँ। अगर मैं टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकालूंगी तो पोटेंशियल की जगह सब्स्टिट्यूशन कर दूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरी, -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस को इधर कर दो, तो पोटेंशियल क्या है, -2 ऑफ काइनेटिक, तो पोटेंशियल की जगह पुट कर दो -2 ऑफ काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, माइनस काइनेटिक। तो ध्यान रखना, टोटल एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हाफ होती है, और टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होती है वो आगे माइनस होता है। ठीक है, अब हमारी टोटल एनर्जी वैसे आई कितनी थी, माइनस का 1/2 kZE²/r आई थी, माइनस का 1/2 kZE²/r आई थी ये वैल्यू। अब क्या करो, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू तुमने पीछे रेडियस मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था, रेडियस कैसे निकालना है, याद है ना आपको, रेडियस कैसे निकालना है, पीछे मैंने आपको रेडियस निकालना सिखाया था, वेलोसिटी निकालनी सिखाई थी, वहाँ पे पूरा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको रेडियस का और वेलोसिटी का। ठीक है, तो वहाँ से सारी रेडियस की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है, वहाँ से रेडियस की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रखनी है। उसके बाद Z आपका एटॉमिक नंबर, E आपका चार्ज हो गया, K आपका कांस्टेंट है। तो ये सब जो कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे ना तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर तुम्हारे पास ये एनर्जी बनेगी, और जूल पर एटम के अंदर तुम्हारे पास ये एनर्जी बनेगी। ठीक है, और एक तीसरी और बताई थी किलो जूल पर मोल वाली, वो क्या बताई थी तुम्हें मैंने, -1312/n²Z², ये बताई थी किलो जूल पर मोल के अंदर, याद हो तो। ठीक है, तो ये 3 एनर्जी है, ये कांस्टेंट की वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर दो, ये सारी 3 एनर्जी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। समझ में आई आपको इतनी बात कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये देखो मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी 0, काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी 0, टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी 0। ये बात मैंने अभी आपको क्लियर कर ही दी है कि चाहे पोटेंशियल हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे टोटल एनर्जी हो, वो तीनों क्या होंगी, इन्फिनिट पे हमारी 0 रहेंगी, इन्फिनिटी पे 0 रहेंगी। ठीक है, अब नाउ देखो E1 हमारा क्या होगा, जब हमारा n की वैल्यू क्या होगी 1, फॉर हाइड्रोजन एटम निकाल रहे हैं हम, जब हमारी n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होता है, तो E1 क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
E2 हमारा कितना होगा, जब n की वैल्यू हमारी क्या होगी 2, z की वैल्यू तो 1, ये आएगा माइनस का 3.4। E3 हमारा ऐसे 3 पुट कर दो, E4 ऐसे 4 पुट कर दो, तो यहाँ से E1 E2 E3 E4 निकालते जाओगे तो तुम क्या देख रहे हो कि जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे तुम क्या कर रहे हो n1 से 2 3 4 पुट करते जा रहे हो, तो तुम्हारी जो एनर्जीज़ की वैल्यूज़ है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। एनर्जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है। फॉर हीलियम पॉजिटिव ऐसे तुम क्या कर सकते हो, हीलियम पॉजिटिव के लिए निकाल सकते हो। हीलियम पॉजिटिव के लिए कैसे निकालोगे बताओ। हीलियम पॉजिटिव के लिए क्या रहेगा, z की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी 2 रहेगी, z की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, हीलियम पॉजिटिव के लिए 2 रहेगी। और एन E1 करो तो माइनस का 13.6, z की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी हमारी 2 रहेगी, तो माइनस का 13.6 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। 13.6 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे क्या निकालो, E2 निकालो। बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पर z² से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये जो आपकी हाइड्रोजन एटम्स है ना, हाइड्रोजन एटम्स हैं, उसके लिए बस यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होता जाएगा, z² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये तुमने निकाल लिया ना 13.6/n² की वैल्यू तो तुमने निकाल ली है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए z तो 1 होता है, तो ये हटा दो। तो तुमने क्या करा है, अल्टीमेटली माइनस का 13.6/n² की वैल्यू तो यहाँ पे लिखी है, तो मतलब E1 E2 E3 E4। और हीलियम पॉजिटिव के लिए सिर्फ कहाँ पे फ़र्क आ गया, इस z² में फ़र्क है, क्योंकि हीलियम पॉजिटिव के लिए z वैल्यू 2 होती है। तो जो तुमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली है उसको बस किससे मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 का स्क्वायर मतलब 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ। ऐसे लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन लाइक एटम है। हीलियम पॉजिटिव और लिथियम 2 पॉजिटिव हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ऊपर चार्ज प्लस का 1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, ऊपर चार्ज कितना -2, तो 3 - 2 कितना बना 1। तो ये हाइड्रोजन के पास भी 1, हीलियम पॉजिटिव के पास भी 1, लिथियम 2 पॉजिटिव के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, क्योंकि इनके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने बात कर ली टोटल एनर्जी की बात, जिसकी बात कर ली टोटल एनर्जी की। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे देख लें थोड़ा सा। अब इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे। हमने देखो हाँ अपना स्टार्ट कर लिया था, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम हमने सारा पढ़ लिया था, लेकिन उस टाइम मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ाया था हाइड्रोजन का, तो ये मैं इसी में कंप्लीट कर दूंगी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था वैसे इसको लाइन स्पेक्ट्रम को, तो पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है हमारा हाइड्रोजन का। एक्चुअली इट इज़ द एमिशन स्पेक्ट्रम। आपने देखा था कि एमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो आपके थे कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा आपने पढ़ा था, और एमिशन स्पेक्ट्रा में आपने क्या बोला था, उसको लाइन स्पेक्ट्रा बोला था, है ना। क्यों बोला था आपने उसको लाइन स्पेक्ट्रा, एमिशन में आपने 2 पढ़े थे ना, एक तो कॉन्टीन्यूस पढ़ा था और एक आपने लाइन पढ़ा था, दूसरा आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। तो जो आपने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कैसे प्रोवाइड करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास टू द हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। देखो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर कौन सी गैस फिल करी हुई है, हाइड्रोजन गैस। ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर कौन सी गैस फिल करी है आपने, हाइड्रोजन गैस फिल करी है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, एट ए वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर के ऊपर, एट ए वेरी लो प्रेशर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर रखी है, और वो है बहुत लो प्रेशर पे। देन हाइड्रोजन आपका स्प्लिट होगा। अब जब भाई उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो तो स्प्लिट होने वाला है। कैसे स्प्लिट होने वाला है, वो H+H के अंदर स्प्लिट होने वाला है। कैसे स्प्लिट होने वाला है, वो H+H के अंदर स्प्लिट होने वाला है हाइड्रोजन एटम्स के अंदर। एंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन द एटम। अब क्या होगा, जब वो H+H में स्प्लिट हो जाएगा, तो अब हाइड्रोजन एटम बन गया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फर्दर एनर्जी को गेन करेंगे। पहले जो हाइड्रोजन गैस थी वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में थी, पहले जो हाइड्रोजन गैस थी वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में थी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले एटम के अंदर टूट गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले किस में स्प्लिट डाउन हो गया, एटम के अंदर। फिर एटम के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। उन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करी, एनर्जी को गेन करा। एनर्जी को गेन करेंगे तो फिर क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर जाएंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होंगी, क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हमारी क्या होंगी, टेक्स प्लेस होंगी, तो मतलब वो क्या करेगा, अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। लोअर एनर्जी से क्या जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा ये हाइड्रोजन एटम है, वो स्प्लिट हो रहा है H+S, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने से वो H+S में स्प्लिट हो रहा है। फिर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर फर्दर एनर्जी को कौन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन। फर्दर एनर्जी को कौन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये लोअर स्टेट है, ये इनकी हायर स्टेट है
एनर्जी स्टेट, ये लोअर एनर्जी E1 स्टेट है, ये E2, ये E3, ये E4, ये E5। तो फर्दर क्या होगा, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एनर्जी को गेन करेंगे, हायर स्टेट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, हायर, मुझे नहीं पता कहाँ चले जाएँ, क्या पता ये E1 से E2 में चला जाए, क्या पता ये E1 से E3 में चला जाए, क्या पता E1 से E4 में चला जाए, क्या पता E1 से सीधा E5 में चला जाए। तो आपको क्या पता कि कितनी एनर्जी, क्या कौन सी वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ की जो उसने लाइट है या रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करी है ना। पहले तो हाइड्रोजन H+ में स्प्लिट हो गया, फिर हाइड्रोजन का अंदर जो इलेक्ट्रॉन से उन्होंने एनर्जी को गेन करा, वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर गए, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। लोअर एनर्जी वाली जो स्टेट होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। लोअर एनर्जी वाली स्टेट को क्या बोलते हो, ग्राउंड स्टेट। हायर एनर्जी वाली स्टेट को क्या बोलते हो, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हो उसको, एक्साइटेड स्टेट। तो आपको नहीं पता कि वो कहाँ कितना एक्साइट करेगा, मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना, कि लोअर से हायर में जाना, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने बताया था अगर वो लोअर से हायर स्टेट में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट जो होती है हमारी वो हमेशा क्या रहती है, अनस्टेबल। एक्साइटेड स्टेट हमेशा कैसी रहती है, अनस्टेबल रहती है। अगर एक्साइटेड स्टेट हमेशा अनस्टेबल होती है तो वो फिर से कहाँ आना चाहेगा, अपनी लोअर पे आना चाहेगा। तो अगर वो फिर से अपनी लोअर पे आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और तभी वो कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तभी वो कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, एमिशन स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना, कि लोअर से हायर में आना, लेकिन हायर अनस्टेबल होता है तो इसलिए फिर वो हायर से लोअर में आता है और क्या देता है, एमिशन स्पेक्ट्रम देता है। इतनी बात क्लियर। चलें आगे, तो देखिए उसके बाद क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होंगी हमारी इन द एटम, दस द रेडिएशंस आर एमिटेड। वो रेडिएशंस फिर हमारी क्या होंगी, एमिटेड होंगी। और हमने उन रेडिएशंस को जो एमिटेड हो रही हैं फ्रॉम द ट्यूब विच आर पास्ड थ्रू द प्रिज्म, अब उसको कहाँ से पास करो, रेडिएशंस को प्रिज्म में से पास करा। कहाँ से पास किया, प्रिज्म में से, ताकि देखें तो सही स्पेक्ट्रम क्या मिल रहा है हमारे को, है ना। स्पेक्ट्रम भी तो देखना है ना। देन इट इज़ पास थ्रू द प्रिज्म एंड द वेरियस लाइन्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। हमारे को स्क्रीन पे बहुत सारी लाइन्स मिली, फोटोग्राफी जो प्लेट या आपने स्क्रीन लगाई है उसमें आपको बहुत सारी लाइन्स मिली, ठीक है। अब वो जो लाइन्स मिली आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये लाइन्स आपको ऐसे मिली, आपको ना एक तरह से 5-6 सीरीज़ मिली थी, 5-6 सीरीज़ के अंदर लाइन्स मिली थी। तो कौन सी मिली थी, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, ये आपको सीरीज़ ऑफ लाइन्स मिली थी। क्या मिली थी आपको, सीरीज़ ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा इसमें जो आपको सीरीज़ ऑफ लाइन्स मिली हैं वो कौन कौन सी, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ी थी, बहुत सारी आपकी रेडिएशंस देखी थी, यूवी, विजिबल, IR, है ना, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये हमने स्पेक्ट्रम में सारी बात करी थी, यस और नो, है ना। तो अब देखो जो लाइमन सीरीज़ हमारे को मिलती है, लाइमन सीरीज़ वाली जो लाइन्स होती है हमारे को 5-6 सीरीज़ मिली, वो मैं बताती हूँ आपको ये सीरीज़ कैसी मिली है, अभी मैं क्लियर करती हूँ। अभी के लिए देखो आपको 5-6 सीरीज़ मिली, तो जो आपकी लाइमन सीरीज़ होती है ना वो कहाँ लाई करती है, यूवी रीजन के अंदर, अल्ट्रा वायलेट के अंदर। लाइमन सीरीज़ कहाँ लाई करती है, यूवी के अंदर। बाल्मर आपकी कहाँ लाई करती है, विजिबल के अंदर। पार्शन, ब्रैकेट, पी फंड और हम्फ्री कहाँ लाई करती है, IR के अंदर। कहाँ लाई करती है, IR के अंदर। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब उसके बाद होता है रिडबर्ग फार्मूला। रिडबर्ग ने क्या करा था, एक फार्मूला जो ये प्रोवाइड हुआ था हमारा, रिड्स गेव ए फार्मूला टू फाइंड द वेव नंबर एंड द वेव लेंथ ऑफ द हाइड्रोजन, वेरियस लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब हमारे को बहुत सारी लाइंस तो मिल चुकी हैं, लेकिन उनका वेव नंबर फाइंड करना या उनकी वेव लेंथ फाइंड आउट करना, तो रिड्स ने हमारे को एक फार्मूला प्रोवाइड किया था, वो ये फार्मूला था। अभी मैं आपको बताती हूँ फार्मूला कैसे आया, ठीक है। तो रिड्स गेव ए फार्मूला टू फाइंड द वेव नंबर एंड द वेव लेंथ ऑफ द वेरियस लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो ये फार्मूला था। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, इसके ऊपर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल्स टू RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्या हो गया, न्यू बार इक्वल टू 1/λ RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसमें जो R की जो वैल्यू होती है वो हमारी कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू रहती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो बहुत सारी लाइन्स हमारे को क्यों मिल रही थी इसके अंदर, पहले तो मैं आपको वो बता दूँ। देखो
ये आपके क्या है, बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं। ये क्या है, बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं, N1 N2 N3 N4 N5 N6। गैप देखो सबसे पहले तो, ये इतना गैप, फिर इतना गैप, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना गैप कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज़। बताओ मुझे गैप क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ नहीं होता जा रहा। गैप कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, अब इसका भी रीज़न है हमारे पास। क्या रीज़न है इसका हमारे पास, क्योंकि अभी आपने पीछे करके आए हो, आपने जो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए E1 E2 E3 E4 की वैल्यू निकाली, तो आपने देखा कि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ नहीं होती जा रही है ना। तो इसलिए जो एनर्जी गैप है वो कम हो रहा है, ठीक है। जब 1 2 3 4 स्टेट्स तक जा रहे हो तो एनर्जी गैप कम हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे निकाल के देखा, पहले 13.6 है, पहले ये जो गैप है वो कितना है, 13.6 है, ठीक है। ये गैप 13.6 है, फिर कितना हो गया, 3.4 हो गया, फिर कितना हो गया, 1.51 हो गया, फिर कितना हो गया, 0.85 हो गया। तो गैप कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। कॉन्टीन्यूसली हमारा गैप क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ऊपर स्टेट्स तक जाते जाओगे तो वो और कम हो जाएगा, ऊपर की स्टेट्स तक जाते जाओगे तो वो और कम हो जाएगा। अब ये जो लाइंस है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगी। जो हायर स्टेट्स वाली लाइंस होंगी ना, हमारी एनर्जी स्टेट्स होंगी, वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, क्लोज आ जाएंगी। इसी को बोलते हैं कॉन्टिनम। जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिनम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। और जो हमारी सबसे टॉप होगा, मतलब जहाँ पर हमारा फील्ड नहीं है, मतलब N = इन्फिनिटी तक एक्साइट होकर जाना, है ना। तो ये हमारा लास्ट वाला एक्साइटेशन कहाँ पे हो जाएगा, N = इन्फिनिटी वाला हो जाएगा। N = इन्फिनिटी वाला हो जाएगा हमारा लास्ट वाला एक्साइटेशन, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब देखो, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, एक्साइट करके जाएगा, ये लोअर स्टेट थी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना शुरू हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना शुरू हुआ। क्या पता वो 2 पे चला गया हो, क्या पता वो 3 पे चला गया, 4 पे चला गया, 5 पे, 7 पे, 8 पे, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ गया। मैंने बात करी कि मेरा इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में गया, ठीक है। तो अब हायर स्टेट पे वो अनस्टेबल है। अभी मैंने आपको बताया था हायर एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वो फिर से कहाँ आते हैं, अभी हमने डिस्कस करा है ना ये, कि लोअर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, हायर पे जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल। तो फिर से वो एनर्जी को लॉस करके अपनी नीचे वाली स्टेट्स में आता है, लोअर एनर्जी वाली स्टेट्स में आता है, जो इससे लोअर होंगे। मतलब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है तो वो एनर्जी को लॉस करके फिर से लोअर पे आना चाहेगा। तो ये भी इससे लोअर है, ये भी इससे लोअर है, तो वो कहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। या तो वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, क्या पता वो यहाँ पे आए पहले, क्या पता वो पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, आपको नहीं पता ना वो कहाँ पे आएगा पहले। समझ में आ रहा है ना आपको। ये इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ से यहाँ चला गया है, इस स्टेट में चला गया है। तो आपको क्या पता कि वो डायरेक्ट डाउन स्टेट पे आएगा, क्या पता वो पहले यहाँ चला जाए, वो पहले यहाँ चला जाए, या वो पहले यहाँ चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसकी मर्जी है ना। यहाँ पर जाने के बाद फिर वो नीचे आता हो, यहाँ पर जाने के बाद फिर वो नीचे आता हो, है ना। तो वो क्या करेगा, ऐसे कहीं पे भी जा सकता है। अब ऐसे वो कहीं पे भी जाएगा ना, तो हमें बहुत सारी लाइंस मिलने के चांसेस है, हमें बहुत सारी लाइंस मिलने के यहाँ पे क्या चांसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल, नीचे आएगा तो यहाँ पे आ जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, या इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ग्राउंड पे आ जाए। तो ऐसे हमारे को बहुत सारी लाइंस मिलने के चांसेस हैं। इसलिए हमारे को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस मिलती हैं। क्या मिलती है हमारे को, बहुत सारी लाइंस मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ना इसे, ठीक है। तो देखो, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फाइनल, मैंने जो एनर्जी स्टेट कहाँ तक मान लिया, N = इन्फिनिटी तक मान लिया। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सपोज लेकिन इनफाइनाइट पे चला गया, तो अगर वो इनफाइनाइट से या किसी भी स्टेट से, इनफाइनाइट से या किसी भी स्टेट से वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट पे वापस आता है, ठीक है। इन्फिनिटी से या ये आपकी 6 से 1 पे आए, 5 से 1 पे आए, 4 से 1 पे आए, 3 से 2 से, कहीं से भी वो 1 पे आ जाए अगर, तो ये जो सीरीज़ ऑफ लाइंस आएंगी उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज़। क्या बोलते हैं उसे, लाइमन सीरीज़ बोलते हैं। और ये कहाँ लाई करती है, यूवी रीजन के अंदर, ठीक है, कहाँ, यूवी। अब देखो, उसके बाद अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से N1 = 2 वाली स्टेट के अंदर आए, अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से कहाँ आए, N1 = 2 वाली स्टेट में आए, तो उसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज़। क्या बोलते हैं उसे, बाल्मर सीरीज़, ठीक है। और ये कहाँ लाई करती है, विजिबल रीजन में। कहाँ लाई करती है, हमारी विजिबल रीजन के अंदर। हाँ जी, तो ये आपकी होगी कौन सी, बाल्मर सीरीज़। ऐसे आपका अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से
कहाँ है, N1 3 पर आए, मतलब इन्फिनिटी से 3 पर आए, या 7 से या 6 से 5 से कहीं से भी आए, मतलब थर्ड स्टेट में अगर वो आ रहा है तो वो कौन सी सीरीज़ ऑफ लाइंस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, पार्शियल सीरीज़ की। और ये कहाँ लाई करेगी, आपकी लो इंफ्रारेड रीजन के अंदर, लो इंफ्रारेड रीजन के अंदर। ऐसी N1 = 4 में आता है, हायर एक्साइटेड स्टेट से N1 = 4 में आता है, तो जो लाइंस सीरीज़ ऑफ लाइंस कॉन्स्टिट्यूट होंगी वो क्या बोली जाएगी, उसको ब्रैकेट सीरीज़, क्या बोली जाएगा, ब्रैकेट। और ये N1 = 4 के लिए हो गया। ये भी आपकी आईआर में होती है। पी फंड आपकी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन आपका हायर से N1 = 5 में आता है तो वो पी फंड होगी। इलेक्ट्रॉन आपका अगर हायर से N1 = 6 में आता है तो उसे हमफ्री बोलते हैं, बट ये रेयर होती है, ये सीरीज़ हमारी रेयर होती है। तो लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट पी फंड, ठीक है। ये आपकी सारी कहाँ, ये लो आईआर में, ये सारी भी आपकी आईआर में होती है। कहाँ होती है, ये आईआर में, ठीक है। इतनी बात क्लियर आपको, तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ लाइंस क्यों मिल रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी आ सकता है। तो वही बात है, देखो, व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इट ब्रेक्स अवे इनटू हाइड्रोजन एटम। अब आपको मैंने पहले सारा समझा दिया है, वो हाइड्रोजन एटम में ब्रेक अवे हो जाएगी। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड लेवल, इलेक्ट्रॉन जब आपको ग्राउंड लेवल में प्रेजेंट है, इट विल गेट एक्साइटेड टू एनी हायर लेवल, हायर लेवल में जाके एक्साइट हो जाएगा एंड कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट इन लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। उसके बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपने देख ही लिया कि वो कहीं पे भी आ सकता है, मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, सो वी गेट द मैनी नंबर ऑफ द लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। इसलिए हमारे को बहुत सारी लाइंस मिलती हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। अब बात करते हैं ये वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही थी कि जो आपको लाइंस मिलती हैं बहुत सारी, तो रिड्स ने फॉर्मूला दिया था वेव नंबर और वेवलेंथ निकालने का उन लाइंस का, तो ये फॉर्मूला था आपका। तो वो कैसे आया था, देखो एक बार, जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आ रहा है, मतलब आपको नहीं पता कि कौन सी स्टेट से किस में आ रहा है, हमने मान लिया EN2 से EN1 में मतलब आ रहा है, तो उनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस वो क्या होगा, देखो एक बार, ये था ना आपका कि जब ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, हायर से, इस हायर से लोअर में आ रहा है, सपोज करो इस हायर से लोअर में आ रहा है, इसको मान लो EN2, इसको मान लो EN1। तो हायर से लोअर में आ रहा है तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज़ करके आएगा, कुछ एनर्जी को रिलीज़ करके आएगा, है ना। और हम, आपने पढ़ा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब्ड या वो नहीं होती है, वो पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है आपकी एनर्जी डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में, और उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगी, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, जहाँ पर आ रहा है वो, जिस एक्साइटेड स्टेट से जिस लोअर स्टेट में आ रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी वो देगा आपको, ठीक है, मतलब उतनी एनर्जी आपको वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब जब वो लोअर से हायर में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ जाता है, जब वो हायर से लोअर में आता है वो तो एनर्जी को एमिट करता है। इतनी बात याद रखो कि जब इलेक्ट्रॉन आपका लोअर से हायर में जाएगा तो वो एनर्जी को लेगा ना, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो हायर से लोअर है, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है तो उतनी रिलीज़ भी तो करेगा ना, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है उतनी रिलीज़ करेगा, वो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों के बीच का एनर्जी का गैप। क्लियर इतनी बात, जब वो लोअर से हायर में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी, लेकिन जब वो हायर से लोअर में आया तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी अब उतनी एनर्जी वो रिलीज़ भी करेगा, वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप। चले आगे, क्लियर होगी आपको इतनी बात। तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल हो गया, EN2 माइनस का EN1। अब ई फोटोन एनर्जी क्या होती है, Hc/λ, पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, E=h/ν, बताओ जल्दी, E=h/ν, पढ़ा हुआ है ना, न्यू क्या होता है, c/λ, तो क्या बन गया, Hc/λ इक्वल्स टू, अब देखो एनर्जी मैंने आपको बताई थी, तीन आपको बताई थी, माइनस का 2.1 है, 10⁻⁻⁹, 1312/n² और माइनस का 13.6, तो मैंने ये वैल्यू यूज़ करी है यहाँ पे, माइनस का 13.6 Z²/n², ये किस यूनिट में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाली यूनिट में थी। माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ वन स्टेट, मतलब यहाँ पे n2² हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा n1², माइनस ऑफ -13.6 Z²/n1²। अभी माइनस माइनस प्लस है ना, और 13.6 Z² कॉमन आ जाएगा। देखो ध्यान से एक बार, ध्यान से देखो एक बार, पोज करो और अच्छे से देखो, खुद आगे सॉल्व करने की कोशिश करो, ये वाला फॉर्मूला बनाना है आपको, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, अब 13.6 Z² कॉमन आ जाएगा, है ना, तो अब ये प्लस हो जाएगा, तो n1² पॉजिटिव n2² नेगेटिव, तो क्या बनेगा, 1/n1² माइनस 1/n2² नहीं बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगी हमारी बात।
तो क्या हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू, देखो यही करा मैंने, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब उसके बाद ये एच सी जो यहाँ पे है इसको इधर डिवाइड में ले आओ, एच सी को कहाँ ले आओ, इधर डिवाइड में, तो 13.6 बाई एच स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे, एच की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू पुट करोगे, तो सॉल्व करने के बाद ये 109677 आएगा। सॉल्व जब करोगे ना, एच की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू पुट करोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट की, तो और 13.6 उसको डिवाइड करोगे ना, तो तुम्हारी यही वैल्यू आ जाएगी 109677। और यही तो फॉर्मूला मैं आपको कह रही थी रिट्स ने दिया है, यही फॉर्मूला दिया ना रिट्स ने आपका, ठीक है। तो ये ऐसा निकला था ये फॉर्मूला। तो डेरिवेशन में साथ साथ प्रूव करवा रही हूँ आपको मैं साथ के साथ कि कैसे आया, ठीक है। तो अच्छे से करना है इसे आप। तो ये हो गया आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 1/λ क्या होता है, न्यू बार। 1/λ क्या होता है, न्यू बार। न्यू बार मतलब आपका वेव नंबर, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। 1/λ मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वो क्या आ जाएगा, वेव नंबर। तो न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। आर हमारा हो गया यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया। क्लियर आपको इतनी बात, ठीक है। कर लोगे। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे आपको सॉल्व करने हैं, हम करेंगे इसके ऊपर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। इतना पार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। तो अब देखो फटाफट से मैंने सारी सीरीज़ लिख दी हैं, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड। आपको मीनिंग समझा दिया। जब n1 इक्वल टू 1 से आए, हायर से, मतलब 2 3 4 7 5 6 7 से 1 पर अगर आए तो वो लाइमन है। अगर आपका कहाँ से आए, 3 4 सॉरी बाल्मर आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक बनेगी, बताओ जल्दी। जब आपका क्या सेकंड स्टेट में आए, है ना, 3 4 5, मतलब n1 की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। बाल्मर में n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू क्या बनेगी, 3 4 5 6 7, है ना, अप टू इन्फिनिटी। पाशन में n1 इक्वल टू 3 पे आता है, मतलब n2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 5 6 से स्टार्ट होगा। ब्रैकेट में n1 4 पे आता है, तो मतलब n2 कहाँ से होगा, 5 6 7 से होगा। और पी फंड में n1 5 पे आता है, तो n2 क्या होगा, 6 7 8 होगा और इन्फिनाइट। और हम फ्री में n1 इक्वल टू 6, तो n2 क्या होगा, 7 और इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दी कौन सी लाई करते हैं। एक चीज़ और सुनो, लिमिटिंग लाइन क्या होती है, जब n2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो, मतलब इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर स्टेट पर आ रहा हो, मतलब अगर इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, तो मतलब वो लाइमन में आएगा। इन्फिनिटी से 2 पे आ रहा है तो बाल्मर में आएगा। इन्फिनिटी से 3 में आ रहा है तो पाशन में आएगा। इन्फिनिटी से 4 में आ रहा है तो ब्रैकेट में आएगा। मतलब कहने की बात है कि लिमिटेड लाइन किसको कहोगे, जब n2 इन्फिनिटी से कोई एक्साइटेशन हो रही हो, डी एक्साइटेशन हो रही हो। जब n2 इन्फिनिटी से अगर कोई डी एक्साइटेशन हो रही होती है ना, तो उसे बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। क्या बोलते हैं उसे, लिमिटिंग लाइन। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, लिमिटिंग लाइन के ऊपर, अच्छे से याद रखो। n2 जब इन्फिनिटी हो और तब उसको लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ बात देखो मेरी, ये था ना हमारी, इसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी की ट्रांजिशन कौन सी है, ये सबसे हायर एनर्जी की है और ये सबसे लोअर एनर्जी की है, यस और नो। ये सबसे हायर एनर्जी की और ये सबसे लोअर एनर्जी की है। तो सबसे जो हायर एनर्जी की ट्रांजिशन है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। अभी मैंने आपको चीज़ बताई है, E हमारा क्या होता है, जो एनर्जी होती है हमारी क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा, यही होती है एनर्जी हमारी। तो इसका मतलब ई और लैम्डा में अपोजिट रिलेशनशिप है, जिसका एनर्जी गैप ज़्यादा उसका लैम्डा कम, और जिसका एनर्जी गैप सबसे कम उसका लैम्डा ज़्यादा। तो देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है हमारी, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है, मतलब इसका लैम्डा सबसे कम होगा। और सबसे ज़्यादा कम एनर्जी इसकी है, मतलब इसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा। मतलब जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन लैम्डा कम हो रहा है। समझ में आया ना आपको। इसकी एनर्जी सबसे कम है तो उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो उसका लैम्डा सबसे कम है। तो मतलब जब तुम यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहे हो तो एनर्जी तो बढ़ रही है, एनर्जी तो बढ़ रही है, गैप बढ़ रहा है ना, लेकिन जो लैम्डा है वो कम हो रहा है। लैम्डा क्या हो रहा है, कम। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिमिटिंग लाइन क्या होती है, n2 इक्वल टू इन्फिनिटी वाली होती है। तो उसका एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। एनर्जी उसका क्या है, मैक्सिमम। इन्फिनिटी से आ रही है ना, ये इन्फिनिटी से लोअर पे आ रही है तो एनर्जी तो उसकी मैक्सिमम है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम। तो हमेशा लिमिटिंग लाइन की एनर्जी क्या रहती है, मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या रहती है उसकी, मिनिमम। एनर्जी मैक्सिमम और वेवलेंथ क्या रहती है उसकी, मिनिमम रहती है, ठीक है। सो नोट द हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैव द सेम लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का हमेशा सेम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ द लाइंस प्रोड्यूस्ड इन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो आपको अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एनथ ऑर्बिट से, मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट से एक नीचे की तरफ आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एनथ ऑर्बिट से आ रहा है,
जम्प्स फ्रॉम द nth ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस वन बाई टू। जब भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम द nth ऑर्बिट तो नंबर ऑफ लाइंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। सपोज n इक्वल टू 6 से आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 6 इंटू 6 माइनस वन बाई टू 15 लाइंस देगा वो। n इक्वल टू 5 से आ रहा है तो 10 लाइंस देगा, 4 से आ रहा है तो 6 लाइन देगा। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखो द नंबर ऑफ द यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स, जब इलेक्ट्रॉन किसी दो ऑर्बिट के बीच में जंप करता है, मतलब n1 और n2। जैसे देखो अगर आपका इलेक्ट्रॉन 4 और 1 4 एक्साइड जो है वो n1 इक्वल टू 1 से n2 इक्वल टू 4 तक गया है। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 1 से 4 पे गया। अब 4 से 1 पे आने के बाद बहुत सारे चांसेस हैं, वो 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, या 4 से 3 पे आ जाए, या फिर 3 से 2 पे आए, या 2 से 1 पे आए, या 4 से 3 पे चला जाए, फिर कहाँ आए आपका 4 से 2 पे चला जाए, 2 से 1 पे। लेकिन 2 से 1 की तो एक ट्रांजिशन हो गई है, तो मतलब ये दोबारा काउंट नहीं करोगे। या क्या हो सकता है, वो 4 से 3 पर आए फिर 3 से 1 पे आए, लेकिन 4 से 3 की भी एक ट्रांजिशन आ गई है तो ये दोबारा नहीं आएंगी। तो ऐसा नंबर ऑफ लाइंस गिनना बहुत मुश्किल है ना। नंबर ऑफ लाइंस कितना बहुत मुश्किल है कि जब एक इलेक्ट्रॉन 1 से 4 पे गया तो 4 से 1 पे आने के लिए, 4 से जब वो 1 पे आएगा तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन 1 से 4 पे गया, 4 से जब वो 1 पे आएगा, डी एक्साइट होगा, तो वो कितनी नंबर ऑफ लाइंस देगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना बार बार। ठीक है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई टू, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई टू। जैसे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th टू 2nd ऑर्बिट, जब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, 5 से 2nd ऑर्बिट में आता है, तो n2 कितना होगा 5, और कहाँ पे आ रहा है, 2nd ऑर्बिट में आ रहा है, तो n1 क्या होगा 2, n2 5 n1 क्या होगा 2, तो 5 माइनस 2 प्लस 1 बाई टू, कितनी नंबर ऑफ लाइंस देगा 6। कितनी देगा 6, ये भी कितने दे रहा था 6। ये भी निकालना, 1 से 4 वाली भी निकालना, मतलब n2 क्या होगा यहाँ पे 4, n1 क्या होगा 1 पुट करना, n2 4 n1 इक्वल टू 1 पुट करना, तो भी 6 आएगा। लेकिन जब वो 5th से 2nd ऑर्बिट में आएगा तो भी कितनी नंबर ऑफ लाइंस देगा, 6 लाइंस देगा। समझ में आया आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये इसको याद रखना आप। ठीक है, तो ये हमने आज बात कर ली 9 स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात कर ली। उसके बाद में आपको तो वीडियो ज़्यादा हमारी क्या हो गई, थोड़ी सी लंबी हो गई आज, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कंटिन्यू करते हैं, इसकी सक्सेस, बोर की सक्सेस और बोर्स की लिमिटेशंस एक बार डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। क्लियर आपको इतनी बात। तो जहाँ पर भी समझ में ना आए तो बैकवर्ड जाओ, पॉज करो, फिर से देखो, तुम्हें एब्सोल्युटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसे, ताकि आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन मिल जाए व्हेन एवर ए न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड। ठीक है, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू ऑल।